बॉलिंग करते वक्त खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक। Heart diseases in India are rising 5 to 10 years earlier than in any other population. Incidents of heart attacks among Indians are on the rise. Even more worrying is the fact that even young people are becoming vulnerable to them. हमें ऐसी न्यूज़ सुनाई देती है कि ट्रेडमिल पर भाग रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। पार्क में वॉक कर रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। ऑफिस में बैठे बैठे भी लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो सर, आपको इसके पीछे क्या रीजंस लगते हैं कि इतने रैपिडली इंडिया में हार्ट अटैक केसेस इंक्रीज हो रहे हैं? अभी ब्लिंकिट, जोमेटो इतना ज्यादा हो गया है कि हमारा फिजिकल एक्सर्शन नियर अबाउट नेग्लिजिबल हो गया है। आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, डाइट आपका कैसा है, जंक फूड कैसा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल। तो यही रीजन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉजिंग डैमेज टू द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। सर, अगर सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे किसी को हार्ट अटैक आया और सर हॉस्पिटल काफी दूर है, उस वक्त फर्स्ट स्टेप क्या लेनी चाहिए सर? अगर आप थोड़ा सा एजुकेटेड है, अगर आपको समझता है कि पेन हार्ट का हो सकता है, तो आपके घर में अगर एस्पिरिन या डिस्प्रिन नाम की दवाई पड़ी है तो 300 मिलीग्राम की आप डिस्प्रिन की टैबलेट ले सकते हैं। साथ में एक सॉर्बिट्रेट नाम की टैबलेट आती है 5 मिलीग्राम की, जो आप जीभ के नीचे रख सकते हैं। और इसके बाद में इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। और ये ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज ही रीजन है कि इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक। एंड इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंटरवेंशन। अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल नीचे लाएंगे ना, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस है वो भी स्टेबलाइज हो जाते हैं और वो क्रैक नहीं होते। और ब्लॉकेजेस अगर क्रैक नहीं होंगे ना, तो उसके ऊपर क्लॉट नहीं बनेगा और अटैक नहीं आएगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे लाना। सर, आप थोड़ा गोल्डन आवर के बारे में बता सकते हैं? हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं उस आवर में? डेफिनेटली। अगर आपको चेस्ट पेन हुआ है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर नीरज रगानी सर, जो एक हाईली एक्सपीरियंस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अडल्ट एंड पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट है। उन्हें इस फील्ड में करीबन 14+ ईयर का एक्सपीरियंस है और आज हमने उनके साथ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट हेल्थ, हार्ट अटैक्स और कार्डियोलॉजी की काफी सारी कॉम्प्लेक्स टर्म्स पर बातचीत की है। तो आप ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना। इस पॉडकास्ट से आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने में काफी हेल्प होगी। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। सर, हाउ वाज योर डे? हेक्टिक था आज, पेशेंट्स और इमरजेंसीज कुछ ज्यादा थे। सर, आजकल हम देखते हैं कि काफी सारे फिट लोग जो जिम में जाते हैं, एक रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हमें ऐसी न्यूज़ सुनाई देती है कि ट्रेडमिल पर भाग रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। पार्क में वॉक कर रहा था, उसे हार्ट अटैक आ गया। ऑफिस में बैठे बैठे भी लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो सर, आपको इसके पीछे क्या रीजंस लगते हैं कि इतने रैपिडली इंडिया में हार्ट अटैक केसेस इंक्रीज हो रहे हैं? देखिए, इसमें ना जो मोस्ट कॉमन रीजन अभी हम देख रहे हैं, बहुत बार लोग इसे कोविड से भी रिलेट करते हैं, जबकि कोविड का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई कोविड वैक्सीन का इसमें कोई रिलेशन है। इसमें मेन फैक्टर है हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अभी ब्लिंकिट, चैट जीपीटी, जोमेटो इतना ज्यादा हो गया है कि हमारा फिजिकल एक्सर्शन नियर अबाउट नेग्लिजिबल हो गया है। आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, या आप कितना डाइट आपका कैसा है, जंक फूड कैसा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल। और जरूरी नहीं कि अगर हम बाहर से फिट दिख रहे हैं तो हम अंदर से भी फिट ही है। अगर बाहर से गाड़ी बहुत चमचमाती दिख रही तो जरूरी उसका इंजन ओके है। आज की तारीख में हुआ ये है कि फिटनेस फ्रीक होने की वजह से हम लोग रात को लेट सो रहे हैं, मॉर्निंग में उठ के हमें जिम जाना ही है, हमारी नींद अच्छी नहीं हो रही है और अंदर से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो यही रीजन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो रिसेंट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ है, जीवन शैली में परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, विथ मोस्ट मॉडर्नाइजेशन विच इज कॉजिंग डैमेज टू द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। सर, हार्ट अटैक आने से पहले हमारी बॉडी कोई अर्ली साइंस देती है जिसे हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, आई विल नॉट से ऑल ऑफ द पेशेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हार्ट अटैक आने के पहले हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स या साइंस मालूम पड़ते हैं। खास करके एसिडिटी होना, जो कि न्यू ऑनसेट है। अगर आपको कोई भी न्यू ऑनसेट तकलीफ हो रही है, जैसे कि चलने में आपकी सांस भर के आना, पहले आपको लगता था कि आप 3 माले चढ़ जाते थे, लेकिन अभी आप पहले माले पे रुकना पड़ रहा है। न्यू ऑनसेट घबराहट या एसिडिटी होना, या आर्म्स या चेस्ट में कभी भी आपको पेन होना। और हमारे पास जितने भी पेशेंट हार्ट अटैक के आते हैं, उसमें से 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि मुझे 2 दिन पहले रात को एसिडिटी हुई थी, बट मैंने रात को एसिडिटी की दवाई खा के मैं खुद सो गया और फिर दूसरे दिन मैं ठीक था। तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें जरूर आती है। और इसको अगर मैं फिर से बताना चाहूँ तो फटीगेबिलिटी, मतलब थकावट आना, चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द, और ये छाती का दर्द लेफ्ट आर्म या राइट आर्म में भी हो सकता है, और एसिडिटी होना यानी कि खाना खाने के बाद में पेट भारी हो जाना। अगर आपको कोई भी ऐसा न्यू ऑनसेट सिम्टम्स है तो ये आने वाले हार्ट अटैक का संकेत डेफिनेटली हो सकता है। कि मेरे नेबरहुड में एक अंकल थे, उन्हें सर 1 वीक या 2 वीक से कंटिन्यूस एसिडिटी थी और सर कुछ दिनों बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आया। तो सर, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एसिडिटी एंड हार्ट अटैक में। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि? मुझे है ना इस एसिडिटी वर्ड से बहुत डर लगता है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और
देखिए सबसे पहले ना पेशेंट तो एक्सेप्ट नहीं करता है उसे हार्ट की बीमारी है। द फर्स्ट फेज ऑफ एनी डिजीज इज डिनायल। आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आपको ब्लड प्रेशर है। पेशेंट है ना खुद सेल्फ डायग्नोस कर लेते हैं। आज की तारीख में क्या हो रहा है, सेल्फ डायग्नोसिस हो जाता है क्योंकि चैट जीपीटी अवेलेबल है, जेमिनी अवेलेबल है, तो आप उसमें सिम्टम्स डाल दो, आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन या ट्रू जो भी है। तो जब पेशेंट मेरे पास आता है और कहता है कि सर मुझे एसिडिटी है, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। एंड फिर हम उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ये पता लगाने के लिए कि सच में एसिडिटी है कि हार्ट का पेन है। तो एसिडिटी जनरली है ना हमें हो सकती है और जनरली खाली पेट होती है, और इसके साथ में ना हमें उल्टी जैसा लगना या पेट में भारीपन आना, इस तरीके की दिक्कतें होती है। और ये है ना कई समय से लोगों को चलती है। एसिडिटी एकदम से नहीं चालू होती है या कोई मिर्ची वाला या तेज खाना खाने के बाद होती है। लेकिन अगर हम हार्ट की बीमारी की बात करें तो उसमें भी ऐसी ही तकलीफ होती है, पेट में भारीपन आता है, लेकिन उसके साथ में ना कुछ चीजें रहती है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि न्यू ऑनसेट, यानी पहले कभी एसिडिटी नहीं थी, अब हमें दिक्कत हो रही है, और खाना खाने के बाद में तकलीफ होना। अगर आपको खाना खाने के बाद में पेट में भारीपन आ रहा है या छाती में भारीपन आ रहा है, तो प्लीज 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 इसे एसिडिटी मत समझिए और आप रेगुलर आपके नजदीकी डॉक्टर के पास में जाके चेकअप कीजिए। अगर मुझे अभी हार्ट में पेन हुआ तो मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि ये नॉर्मल पेन है और अभी मुझे हार्ट मतलब एक आधे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है? तो कुछ टिपिकल पेन के क्राइटेरिया होते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये पेन हार्ट की वजह से है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं साइट, यानी पेन की जगह कहाँ पे है। तो हार्ट का पेन है ना गले से लेकर अम्बलिकस तक बीच में कहीं पे भी हो सकता है। आर्म्स में भी हो सकता है, शोल्डर्स में भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है, छाती में भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड में ही हो, ये राइट साइड में भी हो सकता है। अगर आपको अम्बलिकस के नीचे या जॉ के ऊपर पेन है तो ये हार्ट का नहीं होता है। जो हार्ट का पेन होता है वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज यानी वो एक जगह पे लोकलाइज नहीं होता है। वो एक पिन पॉइंट आप नहीं बता सकते कि हार्ट का पेन है। अगर आपका पेन पिन पॉइंट है, एक ही जगह पे हो रहा है, आप एक उंगली से उसे बता पा रहे हैं, तो जनरली ये हार्ट का पेन नहीं है। लेकिन अगर आप उस पेन को एक जगह पे नहीं बता पा रहे, आप कह रहे हैं कि मुझे दोनों शोल्डर्स या चेस्ट के बड़े हिस्से में भारीपन आया था, तो वो हार्ट की वजह से हो सकता है। सेकेंड, जो हार्ट का पेन होता है वो जनरली रेडिएट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। चेस्ट में था फिर शोल्डर में चले गया। लेकिन जो हार्ट का पेन नहीं है वो एक ही जगह पर रहेगा। उसके बाद होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी जो नॉन कार्डियक पेन होता है, यानी जो हार्ट का नहीं रहता है, वो कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंडों के लिए आता है। जैसे चुभे जैसा लगना, या कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे टोचे जैसा लगता है या चिमटी जैसा लगता है, तो ये पेन कभी भी हार्ट का नहीं होता है। हार्ट का पेन जनरली 10 to 15 मिनट से ज्यादा चलता है। इट इज नॉट शॉर्ट लास्टिंग। और उसके बाद में होता है एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी आपको साथ में क्या दिक्कत है, जैसे उल्टी जैसा लगना, एकदम से थकावट आना, पसीना छूटना, घबराहट होना और एकदम से कमजोरी आ जाना। अगर ये सब दिक्कत आपको पेन के साथ है तो ये हार्ट का पेन हो सकता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर आपको पिन पॉइंट पेन है, शॉर्ट ड्यूरेशन पेन है, एक ही जगह पे पेन है और वो मूवमेंट से बढ़ रहा है, तो ये हार्ट का पेन नहीं है। लेकिन अगर आपका पेन डिफ्यूज है, मोर देन 15 मिनट्स है, अगर ये मूवमेंट्स पे नहीं बढ़ रहा है लेकिन चलने में बढ़ रहा है, खाना खाने के बाद बढ़ रहा है और आपको साथ में पसीना छूट रहा है या घबराहट हो रही है, तो डेफिनेटली हार्ट का पेन हो सकता है। सर अगर सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे किसी को हार्ट अटैक आया और सर हॉस्पिटल काफी दूर है, तो उस वक्त फर्स्ट स्टेप क्या लेनी चाहिए सर? देखिए सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं कि जिसमें आपको लगता है कि हार्ट का हो सकता है, तो आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प कॉल करना चाहिए। हमारे देश में भी 911 जैसी सुविधा है, एम्बुलेंस अवेलेबल है। आपको खुद दौड़ना नहीं है, आपको किसी नेबर को या खुद के रिलेटिव को बुलाना है हेल्प के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा एजुकेटेड है, अगर आपको समझता है कि पेन हार्ट का हो सकता है, तो आपके घर में अगर एस्पिरिन या डिस्प्रिन नाम की दवाई पड़ी है, तो 300 मिलीग्राम की आप डिस्प्रिन की टैबलेट ले सकते हैं। साथ में एक सॉर्बिट्रेट नाम की टैबलेट आती है 5 मिलीग्राम की, जो आप जीभ के नीचे रख सकते हैं। और इसके बाद में आपको किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक ईसीजी निकाल लेना है। और अगर आपका फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल भी आता है, तो डॉक्टर को इंसिस्ट कीजिए कि रिपीट द ईसीजी आफ्टर 2 आवर्स, और डॉक्टर के पास ही रहिए आप 2 घंटे तक, अगर आपको टिपिकल जैसे मैंने आपको बताया उस टाइप का पेन है तो। सर हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आखिर कैसे बनते हैं? हार्ट में जो ब्लॉकेजेस या शरीर में कहीं पे भी अगर ब्लॉकेजेस बनते हैं, तो उससे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो आप देखिए हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारी स्किन में डिफरेंसेस आते हैं, हमारी बोन्स में चेंजेस आते हैं, वैसे हमारे ब्लड वेसल्स में भी चेंजेस आते हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस है, ये फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में चालू हो जाती है। यानी जब हम 8-9 साल के रहते हैं ना, तब से ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाते हैं। और ये एक के ऊपर एक लेयर हमारे ब्लॉकेज की बनते जाती है, और ये हमारे ब्लड वेसल से चिपकी हुई रहती है। और इतनी स्लो प्रोसेस है कि इट टेक्स 40 to 50 ईयर्स कि वो हमें कोई दिक्कत दे। तो जनरली इसलिए हमें ब्लॉकेजेस 50-60s में तकलीफ देने लगते हैं।
अभी ब्लॉकेजेस बनने का जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इनफैक्ट आज तक हम साइंटिस्ट भी उसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाए, क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल की वजह से कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ब्लॉकेज सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल से ही ब्लॉकेज बनते हैं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ब्लॉकेज बनने के कई फैक्टर्स है जो हम उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, यानी एक बॉडी के ऊपर, एक नसों के ऊपर एक सूजन रहती है जो कि धीरे धीरे हमारी ब्लड वेसल्स को छोटा कर देती है। सर, ब्लॉकेजेस को ठीक करने के क्या तरीके हैं, और क्या बिना सर्जरी के भी हम ब्लॉकेजेस को ठीक कर सकते हैं? शुभराज, आप सबसे पहली बात तो ये कि आप ब्लॉकेजेस को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते हो। तो ब्लॉकेज इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी और उससे घबराने की भी जरूरत नहीं है, और हर ब्लॉकेज को इलाज की जरूरत नहीं होती है। कई ब्लॉकेजेस और कई रिसर्च में पाया गया है कि अब अगर प्रॉपर आप मेडिसिन लेंगे तो एक 70 to 80% और 85% तक के भी ब्लॉकेजेस आप मेडिसिन पे स्टेबलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है मेडिसिन, और उससे भी पहले आता है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हम नेक्स्ट इसमें वो भी बात करेंगे कि हम कैसे ब्लॉकेज को प्रिवेंट करें या बढ़ने ना दे। ब्लॉकेज ठीक करना का मैं ये समझाना चाहूंगा कि हम कैसे ब्लॉकेज से राहत पा सकते हैं या ब्लॉकेज से हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेडिसिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और उसके अलावा कुछ थेरेपीज ऐसी होती है जिसे हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरीज कहते हैं, जिससे हम ब्लॉकेजेस को चौड़ा कर सकते हैं नसों को, या नसों को बाईपास कर सकते हैं, ताकि हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड सप्लाई मिले और हमारी हार्ट की मसल्स हेल्दी रहे। हमें प्रॉब्लम ब्लॉकेज से नहीं है, हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर किसी भी पेशेंट को ब्लॉकेज तकलीफ दे रहा है तो उसको एनालाइज करके, जिसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं, एंजियोग्राफी से एनालाइज करके अगर ब्लॉकेज वो एडिक्वेट अमाउंट में है, 85-90% है, तो उसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास से ठीक कर देना चाहिए। थोड़ा एंजियोप्लास्टी एंड एंजियोग्राफी में आप बेसिक डिफरेंस समझा सकते हैं कि कब हमें एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है और कब हमें एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है? देखिए, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और ग्राफी का मतलब होता है फोटोग्राफ निकालना। तो अगर एंजियोग्राफी में कहता हूं तो उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स का फोटोग्राफ निकालना, और प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर करना है। तो एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को रिपेयर करना। एंजियोग्राफी भी दो टाइप की होती है, एक होती है सीटी एंजियोग्राफी और एक होती है कन्वेंशनल कैथ एंजियोग्राफी। दोनों में कंसेप्ट एक ही है कि हम लोग डाई डाल के रेडिएशन के थ्रू कैमरे से ब्लड वेसल्स का फोटोग्राफ निकालते हैं। सीटी स्कैन में जो डाई डाली जाती है वो पूरी बॉडी में जाती है और पूरी बॉडी के साथ में हार्ट में भी जाती है, और सीटी स्कैन की मशीन, एक्सरे मशीन उसको डिटेक्ट कर लेती है। और जो कन्वेंशनल कैथ एंजियोग्राफी होती है उसमें पर्टिकुलरली हार्ट के नस के अंदर डाई इंजेक्ट करते हैं और उसमें एक्सरे में देखते हैं कि वो डाई कहाँ जा रही है और ब्लड वेसल्स का शेप कैसा है, कहीं उसमें कोई रुकावट या ब्लॉकेजेस तो नहीं है। दोनों के अपने अपने इंडिकेशन है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एंजियोग्राफी हमें तभी करना चाहिए जब हमें कोई दिक्कत है या तकलीफ है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, अगर हमें कोई तकलीफ नहीं है या हमें छाती में दर्द नहीं है, हमें चलने में दम नहीं लगता है, तो फिर इस ऐसे में एंजियोग्राफी की कोई नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको पारिवारिक इतिहास है ब्लॉकेज का, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप स्मोकर है और आपकी एज मोर देन 40 है, तो ऐसे इसमें हम सीटी एंजियो की बहुत बार एडवाइस देते हैं फॉर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, कि कहीं आपको कोई रिस्क तो नहीं है, कहीं आपको ब्लॉकेज बनना शुरुआत तो नहीं हो गई है। तो अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में कोई पेशेंट आता है तो हम उसे डेफिनेटली एडवाइस करते हैं कि आप एक सीटी स्कैन करा के एंजियोग्राफी करा लीजिए। और आपने पूछा मुझे एंजियोप्लास्टी के बारे में बताने के लिए, तो एंजियोप्लास्टी ना आज की तारीख में बहुत एडवांस हो गया है। एंजियोप्लास्टी इज नॉट जस्ट स्टेंट। बहुत बार लोग एंजियोप्लास्टी का नाम लेकर डर जाते हैं। डेफिनेटली इसमें डरने की कोई भी बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल साइंस। और एंजियोप्लास्टी स्टेंट नहीं है। एंजियोप्लास्टी जैसे मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स को रिपेयर करना होता है। इसमें हम लोग उसे बलून से भी रिपेयर कर सकते हैं, हम उसे लेजर से भी रिपेयर कर सकते हैं, हम क्लॉट्स को बाहर निकाल के सक्शन करके विदाउट स्टेंट भी उसे रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मेटल लेस एंजियोप्लास्टी। मेटल लेस मीन्स विदाउट मेटल पुटिंग अ स्टेंट, डूइंग एन एंजियोप्लास्टी। सो इट इज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इट इज वेरी इजी टू डू। सर, जो स्टेंट यूज होता है वो लाइफ टाइम तक चलता है एंजियोप्लास्टी में? Yes, once you put a stent, it is going to be there for lifetime. If it is a metallic stent, यानी अगर एक बार आपने मेटल का स्टेंट डाला तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, उसको निकालना इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ आज की तारीख में बायोडिग्रेडेबल स्टेंट्स अवेलेबल है। तो अगर आप बायोडिग्रेडेबल स्टेंट्स डालते हैं तो 2 से 2.5 साल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, एंड देन योर ब्लड वेसल्स आर नेचुरल। सर, थोड़ा वुमेन्स हार्ट हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि सर जो वुमन में हार्ट अटैक के सिम्टम्स है क्या वो मेन से अलग होते हैं? Yes, in fact, in developed countries like America and European countries, women अंडर डायग्नोज होते हैं और अंडर ट्रीटेड होते हैं, क्योंकि वुमेन्स में ना बहुत बार जो हार्ट की तकलीफ होती है वो बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स या चेस्ट पेन के लेके नहीं आते। जनरली वो आते हैं कि कमजोरी या घबराहट ऐसा कुछ,
और बहुत बार जो घर के मर्द होते हैं या जो मेल्स होते हैं वो उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि आपको टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है या आप स्ट्रेस लेते हो इसलिए ऐसा हो रहा है। और लेडीज पेशेंट है ना बहुत बार चेकअप के लिए भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें सोशली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं ईसीजी कैसे निकलवाऊं या इको कैसे कराऊं, तो वो दवाइयों पे टालते हैं। तो वुमेन्स में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, वुमेन्स में डायग्नोसिस भी प्रॉपर नहीं होता है, और कोई भी अगर फीमेल पेशेंट हमारे पास आती है तो हम उसको डबल चेक क्रॉस चेक करते हैं कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, क्योंकि फीमेल्स में जो साइंस सिम्टम्स है और जो इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं ये सही रिजल्ट बहुत बार नहीं बताते हैं। सर आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं फिर फीमेल्स में कि उसे हार्ट अटैक आया? सबसे पहले तो हम उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। मेन थिंग इज हिस्ट्री, हमें पेशेंट क्या तकलीफ बता रहा है, 90% हमारा डायग्नोसिस उसी पे हो जाता है। एंड देन सपोर्टिंग इसमें हम लोग उनका ईसीजी करते हैं, हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि इको करना पड़ेगा, और हमारे पास फीमेल टेक्नीशियंस है उनका ट्रेडमिल टेस्ट करने के लिए या एंजियोग्राफी करने के लिए। एंड देन हम उनको कंफर्ट जोन में डालते हैं कि एवरीथिंग विल बी फाइन। सर किसी का बीपी हाई होना और उसे हार्ट अटैक आना, इन दोनों में कुछ रिलेशन है सर? डेफिनेटली रिलेशन है, लेकिन 1:1 रिलेशन नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के कई रिस्क फैक्टर्स है जिसमें कि ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और अगर ब्लड प्रेशर की बात निकली है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन इज नोन एज साइलेंट किलर। मेरे पास पेशेंट आते कहते हैं सर मेरा तो 150 नॉर्मल बीपी है, या मैं दवाई लूंगा मेरी किडनी खराब हो जाएंगी। ऐसे कई मिसकंसेप्शन होते हैं जो कि लोगों के दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट की रिस्क डेफिनेटली होती है, लेकिन साथ में कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, टोबैको, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, जेनेटिक्स यानी कि आपका पारिवारिक इतिहास और योर हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली, ये सब फैक्टर्स डिसाइड करती है कि किसको हार्ट अटैक कितनी जल्दी आएगा या नहीं आएगा। इनफैक्ट हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो काफी हद तक बचाई जा सकती है, और ये बीमारी केवल और केवल हमारे समाज के इलिटरेसी की वजह से है, क्योंकि हम डॉक्टर्स इतना हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को उतना लिटरेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप रेगुलर चेकअप कराइए, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स कंट्रोल में रखिए ताकि किसी को भी हार्ट अटैक ना आए। सर ऐसा कहते हैं कि बीपी की मेडिसिन अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो उसे वो लाइफ टाइम तक लेनी पड़ती है, तो ऐसा इज इट ट्रू सर? काफी हद तक ट्रू है, और इसे ट्रू समझने में समझदारी है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर मेडिसिन से कंट्रोल हो रहा है तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए मेडिसिन हम दे रहे हैं आपके अच्छे के लिए। 90% ऑफ द लोगों में बीपी की मेडिसिन बंद नहीं होती है, हम ये जरूर बोलेंगे कि कम कर सकते हैं, लेकिन 10% ऑफ द लोगों में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद हो सकती है। लेकिन अगर ये हम सोचते रहेंगे कि मेरी मेडिसिन बंद हो जाएंगी तो उसका जो स्ट्रेस है इट इज अनदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। तो एक बार अगर आपको मेडिसिन चालू हो गई है तो ये आपके अच्छे के लिए है। मैं फिर से कहूंगा हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर। चाहे मेडिसिन हो चाहे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, आपका ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज रहना जरूरी है। सर कुछ लोग बीपी की मेडिसिन खुद से बंद कर देते हैं, तो ये कितना डेंजरस है? ये बहुत डेंजरस है। बीपी की मेडिसिन खुद से बंद करना और बाद में बीपी फिर से चेक नहीं करना, या आपने तो डॉक्टर साहब मुझे 15 डेज की मेडिसिन दी थी तो हमने 15 डेज लेके बंद कर दी, बट हमने आपको फॉलोअप के लिए बुलाया था, आप नहीं आए, तो बीपी की मेडिसिन खुद बंद करना इज वेरी वेरी डेंजरस। सर कुछ लोग सर यूट्यूब पे, इंस्टा पे जो वायरल वीडियोस होते हैं जिसमें हार्ट का कैसा ट्रीट करना, वो देख के सर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो आपको ये सही लगता है या किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए? देखिए नॉलेज खराब नहीं है, लेकिन हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अगर आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, अगर आपने उस पर डीप रिसर्च नहीं की है, तो आप प्लीज उसको फॉलो मत कीजिए। आप डेफिनेटली डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए। अगर आपके उसके बारे में आपको स्टडी करना है तो देयर आर लिटरेचर, साइंटिफिक पेपर्स अवेलेबल है। सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये रील्स देख के, सोशल मार्केटिंग देख के अपनी हेल्थ को किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में प्लीज मत दीजिए। सर हार्ट अटैक के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? हार्ट अटैक यानी ब्लॉकेजेस के ना कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम कहते हैं कि आइदर मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब जिसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी एज, अगर एज बढ़ रही तो हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ेंगी। आपका सेक्स, अगर आप मेल है तो हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा है। आपका फैमिली हिस्ट्री, अगर पारिवारिक इतिहास है तो हार्ट अटैक की रिस्क ज्यादा है। ये कुछ नॉन मॉडि और कुछ जेनेटिक्स होते हैं, और कुछ चीजें होती है जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसमें है स्ट्रेस लेवल, आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कितना स्ट्रेस लेते हैं। देन टोबैको, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज डायबिटीज, जो कि अगर कंट्रोल में नहीं है तो इट्स अ रिस्क फैक्टर। देन ब्लड प्रेशर एंड पुअर स्लीप। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पुअर स्लीप, स्ट्रेस लेवल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें हमारे रिस्क फैक्टर्स है हार्ट अटैक के लिए। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल,
ये सब चीजें जो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली जिनके इसमें ईच रिस्क फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स, अगर किसी को 3 रिस्क फैक्टर्स है तो उनको हार्ट अटैक आने की चांसेस ज्यादा है। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे प्रिवेंट स्कोर, PREVENT, प्रिवेंट स्कोर, उसमें कुछ डेटा होता है जो आपको फिल करना होता है, जिसमें आपका एज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, अगर आप ये फिल करेंगे ना तो ये आपको रिस्क बताता है कि आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक आने की रिस्क कितनी है। इफ इट इज लेस देन 2.5% देन यू कम इन लो रिस्क, इफ इट इज मोर देन 5% यू कम इन मॉडरेट रिस्क, इफ इट इज मोर देन 10% यू कम इन हाई रिस्क। तो अगर आपका रिस्क हाई है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम खुद ही हमारा रिस्क पता लगा सकते हैं। सर आपने अभी टोबैको के बारे में बात की, तो सर हमारे जनरेशन में सर स्मोकिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, तो स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है हार्ट अटैक पे अपने? देखिए, स्मोक, स्पेशली टोबैको वाला स्मोक एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। इसमें करीब करीब 2000 केमिकल्स होते हैं इंक्लूडिंग टार, और इसमें से 130 केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। अगर आप नॉर्मल स्मोक भी लेते हैं ना, वो भी डेंजरस है। टोबैको वाला स्मोक तो बहुत डेंजरस है, और n नंबर ऑफ स्टडीज में पाया गया है कि आपका इवन अ सिंगल पफ ऑफ सिगरेट कैन कॉज क्रैक इन द हार्ट ब्लॉकेजेस, और उस वहां पे क्लॉट बन के आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और अगर आप क्रॉनिक स्मोकर है तो आपके ब्लड वेसल्स में एक डायबिटीज के पेशेंट में जितना इफेक्ट आता है ना, उतना इफेक्ट आपके इसमें आ सकता है। मींस इफ यू आर, अगर आप डायबिटिक नहीं है लेकिन अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो ना, तो आपको एक डायबिटिक पेशेंट जितना रिस्क है हार्ट में ब्लॉकेजेस बनने के और हार्ट अटैक आने का। सर मैं WHO का डाटा पढ़ रहा था, तब मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 1.79 करोड़ पीपल डाई ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, एंड सर उनमें 85% डेथ सिर्फ हार्ट अटैक से होती है। तो सर डू यू एग्री विद दिस डाटा? इट्स अ वेरी वेल प्रूवन डाटा, एंड सिर्फ WHO नहीं, ACC, AHA, ECS, काफी सोसाइटीज है जिन्होंने बताया है कि द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैज नॉट चेंज ओवर पास्ट 10 years, एंड इट इज heart attack, even more heart diseases I will say, even it is more than accident, which is the second most common cause of death. सर कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट? लोगों को सर डिफरेंस नहीं समझ में आता कि कब हार्ट अटैक हुआ और कब कार्डियक अरेस्ट आया। तो मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि जैसे आपने कहा था कि जिम करते समय किसी की डेथ हो जाती है और बहुत बार हम उसे हार्ट अटैक का नाम देके छोड़ देते हैं। तो हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट ये दोनों अलग चीज है। हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि हमारे आर्टरीज में ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि हार्ट को डैमेज होता है, और हार्ट की मसल्स डैमेज होने की वजह से हार्ट पंप नहीं करता है, और हार्ट पंप नहीं करने की वजह से किसी की डेथ हो जाती है। वाइस वर्सा, जो कार्डियक अरेस्ट है इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? क्योंकि हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। हार्ट ने पंप करना क्यों बंद किया? क्योंकि उसे प्रॉपर करंट नहीं मिला। कार्डियक अरेस्ट का एक कॉज हार्ट अटैक भी है, यानी हार्ट अटैक की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट बाकी चीजों की वजह से भी आ सकता है। जैसे कि जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे हम कहते हैं मसल्स डिसऑर्डर, हमारे हार्ट की मसल्स थिक हो जाती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, या हमारे हार्ट के जो चैनल्स है, इलेक्ट्रिकल चैनल्स, उसमें लीकेज होता है जिसे हम चैनलोपैथीज कहते हैं, जिसे हम LQT सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसे कुछ अनडायग्नोस्ड चीजें रहती है जो हमें पता ही नहीं रहता है, और हम जाके जिम करते हैं और एकदम से हमारे ऊपर वो असर करके हमारे को सडन डेथ हो सकती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मीन्स अगर आपके घर में किसी की भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की सडन डेथ हुई है, who was less than 50 years, यानी 50 साल के कम उम्र में किसी की फैमिली में डेथ हुई है, तो आपकी स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है कि कहीं आपको भी तो वो रिस्क नहीं है। और आजकल AI इतना एडवांस हो गया है कि नाउ वी कैन डायग्नोज द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बाय जस्ट डूइंग एन ECG थ्रू AI। देयर आर सम कुछ ऐसे एडवांसेस है जो हम पता लगा सकते हैं। सर साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? क्या बिना पेन के भी हार्ट अटैक आ सकता है? डेफिनेटली अराउंड 7 to 8% लोगों में हार्ट अटैक साइलेंट होता है। दैट मीन्स हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमें हार्ट अटैक आके गया है। बहुत बार हम पेशेंट की ECG देखते हो, हमें कहते हैं आपको तो अटैक आया हुआ है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है। और स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स, जिनको डायबिटीज होती है ना, उनके पेन रिसेप्टर्स काफी सप्रेस हो जाते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट्स में वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि उन्हें हार्ट अटैक आके गया है, एंड इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर कि है, डेफिनेटली होता है साइलेंट हार्ट अटैक। सर हम एम्प्टी स्टमक चाय या कॉफी पीते हैं, तो उसका कुछ हमारे हार्ट हेल्थ पे कुछ असर पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्टली अगर आप एम्प्टी स्टमक चाय या कॉफी पी रहे हैं तो उसमें आपके हार्ट हेल्थ पे या ब्लॉकेजेस बनने में कोई असर पड़ता है, ऐसा कोई डेटा नहीं है। एंड सर एक्सेसिव ड्रिंकिंग का हार्ट हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट? यू मीन अल्कोहल? अल्कोहल का, क्योंकि सर कुछ लोग बोलते हैं कि स्मॉल क्वांटिटीज में अगर अल्कोहल पिया तो हार्ट की हेल्पफुल है, तो आप एग्री करते हैं इस बात पे? ये थ्योरी पहले थी कि स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल इस कार्डियो प्रोटेक्टिव या हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बट ये थ्योरी अभी फेल हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज डेंजरस फॉर बॉडी।
ओके, अगर आप ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है, अमाउंट बढ़ता है, तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस बनते जाते हैं। और हार्ट के साथ में आपके लिवर, पेनक्रियास, मसल्स, फैट, ब्रेन, हर कहीं आपके अल्कोहल आपको अफेक्ट करता है। एंड अल्कोहल इज वन ऑफ द कॉज ऑफ वीक हार्ट ऑल्सो। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो आपका हार्ट वीक भी हो सकता है, मसल्स डैमेज भी हो सकते हैं। सर आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, तो आपको सर ऐसा कुछ कॉमन मिस इन्फॉर्मेशन लगती है कि हार्ट पेशेंट में ऐसे कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो हार्ट पेशेंट्स में आपको दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लोगों को अगर आप कहेंगे कि एसिडिटी जो होती है ना, लोग एसिडिटी को एसिडिटी समझ के ओवर द काउंटर पिल ले लेते हैं, यानी मेडिकल से वो दवाई खा लेते हैं। वो एक मुझे बहुत गलत लगता है। सेकंड, अगर आप लोगों को एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं ना, तो वो उनके मन में बहुत डर बैठा हुआ है कि एक बार अगर एंजियोप्लास्टी करा ली तो फिर तो हमारा जीवन खत्म है, हमारी लाइफ खत्म है, फिर तो हमें जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, एंड दे फील लाइक हैंडीकैप। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे काफी पेशेंट्स हैं जो मेरे साथ टेनिस खेलते हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो लोगों को मन में ऐसे कई मिसकंसेप्शन है कि एंजियोप्लास्टी के बाद में हम वीक हो जाते हैं, जबकि एंजियोप्लास्टी करने के बाद में आप ज्यादा फिट हो जाते हैं। सेकेंड, बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट का ट्रीटमेंट या एंजियोप्लास्टी करने के बाद में वो कहते हैं कि सर हम कितने दिन आराम करें, क्या हमको बेड रेस्ट करना है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी एक मिसकंसेप्शन है, कंसेप्शन है। आप ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद में। उसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स में कई ऐसे मिसकंसेप्शन होते हैं कि अगर एक बार दवाई चालू कर दी तो जिंदगी भर लग जाएंगी और हम दवाई से बच सकते हैं, या हम अदरक, लहसुन या कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चीजों से भी हमारा ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल कर लेंगे, या डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो दवाई चालू ही कर देगा। ये कई प्रकार के लोगों के इसमें डर बैठा हुआ है, और जिसकी ये डर का रीजन एक ही है, क्योंकि समाज में ना लिटरेसी नहीं है, बेनिफिट्स पता ही नहीं है कि अगर आप ब्लड प्रेशर को, अगर आपको पता है अगर आप ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से अगर आप कंट्रोल करते हैं ना, तो हार्ट अटैक आने की चांसेस आपको 20% कम हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर आयुर्वेदिक मेडिसिन से कुछ हम हार्ट अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं? डू यू एग्री? मतलब आपको क्या ओपिनियन है? सी मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे उसका नॉलेज नहीं है, बट ऑल द साइंसेस आर गुड। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक साइंस गलत है। देर आर सम थेरेपीज इन आयुर्वेदिक जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल पे इफेक्ट आता है और हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। लेकिन हार्ट ब्लॉकेजेस कम होने का या हार्ट ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे ऐसी कोई भी थेरेपी अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। देयर इज नो लार्ज रैंडमाइज्ड ट्रायल और स्टडीज अवेलेबल जो हमें बताती है कि आयुर्वेदिक या इवन एलोपैथिक दवाई से भी हार्ट ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सर आप 5 ऐसे हैबिट्स बता सकते हैं जिससे हम हमारे हार्ट को हेल्दी रख सके, जो हम डेली लाइफ में हमारे इंप्लीमेंट कर सके? सबसे पहली हैबिट रहेंगी एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ गुड स्लीप। सेकेंड, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे ब्रिस्क वॉकिंग 5 days a week. Third, no tobacco at all. Fourth, check your blood pressure and sugar regularly. Fifth, keep your weight under check. सर बहुत से लोग सर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स करते हैं, जिनकी वजह से उनकी स्लीप कंप्लीट नहीं हो पाती। सर स्लीप साइकिल का हमारे हार्ट पर क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर हमने नींद कम ली तो क्या हमें हार्ट के डिसीजेज, हार्ट प्रॉब्लम्स जल्दी हो सकते हैं? डेफिनेटली स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट अगर आप रोज सुबह उठ के जिम जाते हैं और आप बहुत फिट है फिजिकली और आप रात को लेट सो रहे हैं, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, देन यू आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज। तो स्लीप में होता क्या है, जब हम सोते हैं ना तो हमारी बॉडी अंदर से हील होती है। हीलिंग अगर नहीं होंगी और कंटिन्यूसली अगर डैमेज होगा तो आपको आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट देखने को ही मिलेगा। अगर गाड़ी को आप कंटिन्यू चलाएंगे विदाउट रिपेयरिंग, विदाउट उसका टायर ठीक किए, तो कभी ना कभी तो उसके टायर पंक्चर होने ही वाले हैं। सर डेली लाइफ की बात करते हैं कि अगर आपको कंपेयर करना है शुगर एंड ऑयल में, कि इन दोनों में सबसे डेंजरस क्या है हमारे हार्ट के लिए, क्योंकि सर दोनों भी खराबी है, तो आप किसे मतलब? शुगर इज मोर डेंजरस। सर आप थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हो उस चीज को? शुगर एक है ना जस्ट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारी बॉडी में उसका कुछ भी यूज नहीं है। आप शुगर नहीं खाएंगे तो आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे आप शुगर खाते हैं ना तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, और अगर आपको उसकी नीड नहीं है ना शुगर की, तो ये एक्सेस कैलोरीज आपके बॉडी में फैट में कन्वर्ट होकर ब्लॉकेजेस के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। उसी तरीके से ऑयल भी ज्यादा मात्रा में डेंजरस है, बट ऑयल कम मात्रा में या एक अच्छा ऑयल जिसे हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं, एनी वेजिटेबल ऑयल, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, इट्स गुड फॉर योर हार्ट, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। तो मॉडरेशन ऑफ ऑयल इज इंपॉर्टेंट। ऑयल्स में ओमेगा फैटी एसिड्स रहते हैं, फ्री फैटी एसिड्स रहते हैं, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल इज नॉट बैड इन स्मॉल अमाउंट और मॉडरेशन अमाउंट। सर अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर हार्ट अटैक आया तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में रेप्लिकेट हो सके? अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाती है। इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स।
हम परसेंटेज में तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि 5 रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, स्ट्रेस। अगर इसमें से आपको फैमिली हिस्ट्री है तो यू आर एट हायर रिस्क देन अदर पीपल। साथ में आपको अगर मोटापा भी है तो आपकी और रिस्क बढ़ जाती है, आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो और रिस्क बढ़ जाती है। सो इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्लॉकेजेस। सर जेनेटिक ज़्यादा पावरफुल है या हमारा लाइफस्टाइल, आपको दोनों में अगर कंपेयर करना हो तो? जेनेटिक एक प्री लोडेड गन है जिससे हमारी लाइफस्टाइल ट्रिगर करती है। यानी बंदूक के अंदर गोली है वो जेनेटिक्स है, और जो आप ट्रिगर दबा रहे हो वो आपका लाइफस्टाइल है। तो अगर दोनों साथ में रहेंगे तो घातक है। अगर आपके जेनेटिक्स खराब है और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तो इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर किसी किसी के लाइफस्टाइल बहुत खराब रहते हैं लेकिन जेनेटिक्स इतने अच्छे रहते हैं कि लोग बोलते हैं यार वो तो दारू भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो सब ठीक था, मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो दोनों चीजें अगर खराब है तो डेंजरस है। सर आपके हिसाब से आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं पेशेंट्स की हार्ट, मतलब वो अपने हार्ट को ज्यादा जल्दी से खराब कर देते हैं? मिस्टेक से ज्यादा अगर हम कहें कि वन हैबिट विथ मतलब वन हैबिट दैट साइलेंटली डैमेजेस आवर हार्ट, तो ऐसी कौन सी हैबिट होंगी सर आपके हिसाब से? तो सबसे खराब चीज है नॉट मॉनिटरिंग योरसेल्फ। अगर आपकी एज मोर देन 35 है तो आपको एवरी ईयर आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। इफ यू आर मोर देन 40 और अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो एवरी 6 मंथ्स आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट चेक करना चाहिए। ये मोस्ट डेंजरस। हम अपनी लाइफस्टाइल में और जीवन शैली में और रूटीन लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। सेकंड, हम जो भी मेडिसिन चालू करते हैं हम डॉक्टर से बिना पूछे बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें फॉलोअप में जाना थोड़ा सा जान पे आता है कि हम फिर से फॉलोअप में कैसे जाएंगे। सो वन थिंग इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मेडिसिन, सेकंड इज नॉट मॉनिटरिंग योरसेल्फ। दीज टू थिंग्स आर वेरी डेंजरस फॉर पेशेंट्स, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। सर लोग जिम जाते हैं, बहुत से लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बहुत से लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो स्टेरॉइड्स का हार्ट हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, जिम जगह आप जा रहे हैं जिम तो आपको डेफिनेटली प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है, 1 to 1.5। अगर आप जिम जा रहे हैं तो इट कैन गो अप टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो डेफिनेटली आपको प्रोटीन लेना चाहिए, और एक हेल्दी प्रोटीन लेना चाहिए जो कि प्योर प्रोटीन होता है। जैसे कि हम एनिमल बेस्ड नहीं लेके एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन या वे प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, अगर आप वो लेते हैं, या फिर अगर आपको एग्स, चिकन या सलाद वगैरह कुछ खाना है तो आप वो सब खा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें स्टीरॉइड्स डालेंगे फॉर रैपिड मसल बिल्डिंग तो ये आपके बॉडी को डैमेज करेगा, आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, आपके लिवर को डैमेज करेगा, आपके हार्ट को डैमेज करेगा। इसलिए स्टीरॉइड्स आर ओनली टेम्पररी। वो आपको जो भी मसल बिल्डिंग करेगा, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स, वो टेम्पररी रहेंगे। जैसे आप उसे छोड़ेंगे वापस आपकी मसल लॉस हो जाएगा। तो स्टीरॉइड से दूर रहिए, प्रोटीन को एक्सेप्ट कीजिए। सर हमारे जनरेशन में सर प्री वर्कआउट, मतलब जिम से पहले लोग प्री वर्कआउट्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं कि मतलब एक्सेस वेट उठा सके। तो सर आप क्या कहेंगे कि ये जो प्री वर्कआउट लेना या एनर्जी ड्रिंक्स लेना ये हमारे हार्ट को कितना इफेक्ट करता है? ये हार्ट अटैक का इन्विटेशन है। एनर्जी ड्रिंक लेना और बाद में जाके अनअकस्टम्ड, क्योंकि आपने एनर्जी ड्रिंक पी तो आपके अंदर ताकत तो आएगी डबल। आपकी बॉडी को उतनी ताकत की, उतनी जिम की आदत ही नहीं है, और आप अपनी लेवल जो आपको बॉडी जितना लेवल सहन कर सकती है उससे ज्यादा आप काम कर पा रहे हैं क्योंकि आपने एनर्जी ड्रिंक ली है। तो आपके हार्ट को, मसल्स को डैमेज हो रहा है, और एनर्जी ड्रिंक का जीरो बेनिफिट है। देयर इज जीरो बेनिफिट। अगर आपको जिम जाना है, अगर आपको हेल्थ बनानी है, अगर आपको फिट रहना है, तो एवरीथिंग हैज टू बी ग्रेजुअल। आप फर्स्ट डे सुपरमैन नहीं बन सकते हैं। आपको 2 to 3 months ऑफ सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज अंडर ट्रेनर लेनी चाहिए। देन यू शुड इंक्रीज योर लेवल ऑफ ट्रेनिंग टू अ पीरियड जहां पे आपको एक अच्छा मसल बिल्डिंग होता है। स्टेरॉइड्स एंड एनर्जी ड्रिंक, इनसे आपको डेफिनेटली दूर रहना है। सर एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी होने के बाद पेशेंट सर कितने दिन बाद ऑफिस से अपने घर जा सकते हैं? और सर जो ब्लड थिनर्स देते हैं उसमें एंजियोप्लास्टी में, वो सर लाइफ टाइम तक लेना पड़ता है कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक ही लेना पड़ता है उन्हें? एंजियोप्लास्टी होने के बाद में अगर आपने स्टेंट डाला है मेटल का तो आपको ब्लड थिनर्स लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। शुरू में हम तो कुछ स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स देते हैं, उसके बाद में हम उसका डोज कम कर देते हैं। और एंजियोप्लास्टी एक बहुत सिंपल चीज है। एंजियोप्लास्टी करने के बाद में आजकल हम लोग सेकंड डे पेशेंट को घर पे भेज देते हैं, एंड बाय डे 3 हम उन्हें रूटीन एक्टिविटीज में आने के लिए कह देते हैं। मीन्स घर का काम करना, अपना खुद का बेड खुद बनाना, एंड अगर आपको छोटा मोटा घर का कुछ काम है जो आप रेगुलर करते थे तो वो करना। और हम डे 5 to day 7 पे उनको बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, और एक मॉर्निंग वॉक 15 to 20 मिनट्स का या इवनिंग वॉक चालू करने के लिए बोलते हैं। और आफ्टर 10 days वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं, जिसमें कि ऑफिस जाना, क्लरिकल काम करना। एंड 15 days में वो एक हैवी एक्सर्शंस पे भी आ सकते हैं, एंड आफ्टर 1 month दे कैन स्टार्ट द जिम। तो ये एक तरीका होता है, ग्रेजुअली हम पेशेंट को बिल्ड करते हैं, लेकिन रेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। घर पे जाने के बाद में डे 3 से ही हम लोग रूटीन एक्टिविटी सब चालू कर देते हैं।
सर आप थोड़ा ओपन हार्ट सर्जरीज के बारे में बता सकते हैं कि कब ओपन हार्ट सर्जरीज करने की जरूरत पड़ती है? देखिए अभी है ना मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है एंड नाउ देर आर थेरेपीज कि आजकल ओपन हार्ट सर्जरी बहुत कम लगती है। मीन्स आजकल हम वॉल के प्रॉब्लम्स भी विदाउट सर्जरी, एक एंजियोप्लास्टी टाइप की टेक्निक होती है जिसे हम टावर कहते हैं, उससे हम वॉल ठीक कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। हम एंजियोप्लास्टीज कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेजेस विदाउट सर्जरी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को एक्सटेंसिव ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, या हमें ऐसा लगता है कि एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे या उनके मल्टीपल वॉल्स खराब है, एक या दो वॉल खराब है, तो इस टाइप के पेशेंट्स में ओपन हार्ट सर्जरी करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सर कुछ पेशेंट्स में सर 98% ब्लॉकेज रहता है हार्ट में, तभी भी वो सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। और कुछ पेशेंट्स में सर डिटेक्ट ही नहीं हो पाता कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, कि उन्हें ब्लॉकेजेस हुए हैं। तो सर ये हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? कुछ हमारे मतलब कुछ अर्ली साइंस आते हैं कि हमारे बॉडी में कि हमें ब्लॉकेजेस हुए हैं? किसकी डेथ होंगी हार्ट अटैक से और किसकी डेथ नहीं होंगी ये बताना तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली हार्ट अटैक आने के बाद में नियर अबाउट 12 to 13% ऑफ द पेशेंट्स हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कि जैसे हार्ट अटैक आता है ना तो हार्ट के अंदर का करंट बंद हो जाता है और हार्ट एकदम से ब्लॉक हो जाता है। और जिससे पहला 1 घंटा जिसको मिल जाता है ना वो जनरली हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको 6-6, 8-8 घंटे से ब्लड वेसल 100% ऑक्लूडेड है, फिर भी हम वो सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी करके चले जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको कि 80-90% ही ब्लॉकेज था, उनकी भी डेथ हो गई। तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स पहले आते हैं जो हमने डिस्कस किए थे कि कुछ दिन पहले चेस्ट हेवीनेस होना या थकावट होना या घबराहट होना या एसिडिटी होना, ये सिम्टम्स आते हैं। लेकिन बहुत बार हार्ट अटैक में ना कुछ सिम्टम्स नहीं आते, पेशेंट रात को सोया रहता है और हमें मालूम पड़ता है कि उनकी डेथ होगी, मॉर्निंग में उठे ही नहीं। तो ये एक लक फैक्टर भी है। लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे, अगर आप आपका रेगुलर मॉनिटरिंग करा रहे, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर वेल कंट्रोल रख रहे और रेगुलर डॉक्टर के पास आप ईयरली प्रॉपर बॉडी चेकअप कर रहे हैं, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया हार्ट अटैक का कैपिटल बनते जा रहा है? डू यू एग्री विद? हाँ, इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। और ये ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज ही रीजन है कि इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ हार्ट अटैक। इनफैक्ट चाइना से ज्यादा भी, और जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस अभी कंट्री तो इंडिया ही हो गया है, तो इंडिया इज द नंबर 1 इन हार्ट अटैक। एंड इट्स वेरी सैड कि हम लोगों ने अभी तक हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं की है, इतना डेटा होने के बाद में भी। अगर आप देखिए अमेरिकन सिटीजन्स जो आज से 20-25 साल पहले कोका कोला और बर्गर को प्रमोट करते थे, अब वो लोग साइकिल पे चल रहे हैं एंड दे आर रिवर्सिंग देयर एजिंग। बट नाउ व्हाट इंडिया इज डूइंग, इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स बर्गर, पिज्जा एंड कोल्ड ड्रिंक्स, जो क्योंकि हम कहते हैं हम यूएस से 20-30 ईयर्स पीछे है। तो व्हाट यूएस जहाँ पे था 20-30 साल पहले, वहाँ पे काफी हार्ट की बीमारियां बढ़ गई थी। वी आर एट दैट स्टेज। और मुझे लगता है कि 15-20 साल लगेंगे आने वाले समय में, जब लोग समझ पाएंगे कि कैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। सर ऐसा कहते हैं कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग। सर आप इस टर्म से एग्री करते हैं कि बहुत टाइम तक एक जगह पे बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटीज कुछ भी ना करना, ये भी हमारे हार्ट को मतलब खराब या हमारे हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट करता है? डेफिनेटली sedentary lifestyle is one of the risk factors like smoking, diabetes, hypertension. So अगर आप ज्यादा समय तक बैठे रहते, अभी बेसिकली घर में नौकर चाकर है, बेटा पेन उठा के दे, बेटा पानी ला के दे, आपको उठना ही नहीं, चलना ही नहीं। एवरी मूवमेंट ऑफ योर बॉडी बर्न्स योर कैलोरीज, एवरी बर्न इन कैलोरीज रिड्यूसेस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, एवरी रिडक्शन इन कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो आप जितना बैठोगे, जितनी कैलोरीज जमा करोगे, आप जितना सेडेंटरी लाइफस्टाइल जियोगे, उतना आपको रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक आने का। सर हमारे सबके यहाँ मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है, 50 एज के ऊपर के मतलब हमारे पेरेंट्स है, तो आप उन्हें कुछ हार्ट को हेल्दी रखने की कुछ टिप्स दे सकते हैं जिससे हम उनकी हार्ट को हेल्दी रख सकें? तो जो भी एज 50 से ज़्यादा है, जिनकी अगर आपके घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप उनका एक कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल करवा लीजिए। उनका ब्लड प्रेशर, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनका शुगर और उनका वेट, ये आप प्रॉपर चेक कर लीजिए। और इसमें कोई भी पैरामीटर्स अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए मेडिसिन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवा लीजिए। सेकेंड होता है डाइट। आपके घर में ना आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, फिश, एग्स, ये सब चीज़ें, कर्ड, ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी है। प्रोसेस्ड फूड, मैदा, केक, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्वीट थिंग्स, शरबत, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी डाइट पे आपको ध्यान देना चाहिए। थर्ड, आपको डेली 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा वॉक करना चाहिए, आप थोड़ा स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हैं आपके मसल्स बिल्डिंग के लिए। फोर्थ, प्रॉपर स्लीप लीजिए, एक 6 to 8 आवर्स। एंड फिफ्थ, अगर आपको कोई भी न्यू ऑनसेट सिम्टम्स आ रहा है तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाके उसको प्लीज चेक कराइए। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे ना, डाइट एंड एक्सरसाइज एंड स्लीप,
अगर 3 चीजें आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको 80s और 90s में भी हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। Sir, any specific diet you recommend for having a good heart health? लो कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन, मॉडरेट फैट डाइट, एंड अगर हम डाइट पे बात कर ही रहे हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर आप मॉर्निंग 8 AM से लेकर इवनिंग 8 PM तक आप जो भी खाना है, आप जो खाते हैं, जैसे आपने कुछ लाइट ब्रेकफास्ट किया, फिर लाइट लंच किया, फिर लाइट डिनर किया, अगर आप 7-8 PM के बाद में कुछ नहीं खाएंगे और एक कंटिन्यूसली 12 से 14 घंटे का अगर आप फास्टिंग करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में ना कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कम हो जाता है और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। डाइट में आपको जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि चावल हो गया, मैदा हो गया, शुगर हो गया, उसमें गुड़ और शहद भी मैं बोलूंगा, कोई भी मीठी चीज, गुड़, शहद, व्हाइट चीनी यानी शक्कर, या कोई भी मीठी चीज जैसे आइसक्रीम हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, मिठाई हो गए, ये आपको एब्सोल्युटली जीरो कर देना है। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो फिर तो आपको बिल्कुल भी जीरो कर देना है। आपको कितना भी स्वीट टूथ हो, आपको कितनी भी क्रेविंग हो, आप उसको प्लीज अवॉइड कीजिए। सेकंड आता है कि आपकी बॉडी में ना, आपके डाइट में ना प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन है तो टोफू, मशरूम, पनीर, नट्स, चने, ये सब चीज़ों से आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश एंड चिकन आप ले सकते हैं। मटन हमको अवॉइड करना चाहिए। एंड उसके बाद में फैट यानी कि ऑयल भी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली आपको ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल, राइस ब्रेन ऑयल, ये सब ऑयल आपको चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप ऑयल मिक्स करके आप फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे ना, तो आपकी बॉडी फिट रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। अगर आप एक ही प्रकार का ऑयल लंबे समय तक लेंगे ना, तो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। और आपको ना पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल ये अवॉइड करना चाहिए। दे आर नॉट गुड, दे हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, बटर हमको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, और डालडा तो बिल्कुल भी नो है। अगर हम घी की बात करें, अगर आप एब्सोल्युटली फिट है, यंग है, एनर्जेटिक है, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप थोड़ा घी खा सकते हैं, हफ्ते में 7-8 चम्मच या रोज का 1 चम्मच मैं बोलूंगा। लेकिन अगर आप एज 45-50 से ज्यादा है, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, मोटापा है, तो फिर घी हमें अवॉइड करना चाहिए। सर, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और हमें हार्ट अटैक, मतलब हमें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ये दोनों लिंक है क्या सर? क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए और कुछ दिनों बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने आपको बताया, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, या किसी, जैसे आपने अगर प्रिवेंट स्कोर आपका कैलकुलेट किया, यानी अगर आपका स्कोर आता है मॉडरेट और हाई रिस्क में, और अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल नीचे लाएंगे, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नीचे नहीं ला पा रहे, तो आपको मेडिसिन अवेलेबल है। एंड इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंटरवेंशन कि अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल नीचे लाएंगे ना, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस है वो भी स्टेबलाइज हो जाते हैं और वो क्रैक नहीं होते। और ब्लॉकेजेस अगर क्रैक नहीं होंगे ना, तो उसके ऊपर क्लॉट नहीं बनेगा और अटैक नहीं आएगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे लाना, स्पेसिफिकली अगर आप मोर देन 40 एज है। इनफैक्ट लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया अब तो ये कह रही है कि इवन एट द एज ऑफ 20 यू शुड डू स्क्रीनिंग फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि 20 के बाद में आपको स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ कि नहीं बढ़ा हुआ है। एंड टिल द एज ऑफ 40 एवरी 3 to 4 ईयर्स आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना चाहिए। आफ्टर 40 एवरी ईयर आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना चाहिए। सर, ऐसे कोई टेस्ट अवेलेबल है हमारे इंडिया में जो हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट अटैक कर सके, जिससे हम? नहीं, ऐसी कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है जिसमें हम हार्ट अटैक अर्ली डिटेक्ट कर सके, लेकिन डेफिनेटली ब्लॉकेजेस हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं सीटी एंजियोग्राफी करा के या एंजियोग्राफी करा के। और अगर हमें कुछ ब्लॉकेजेस है तो हम दवाइयों के जरिए उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन किसे हार्ट अटैक आएगा और किसे नहीं आएगा, ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कमर्शियली अभी तक और इन्वेस्टिगेशन कमर्शियली अभी तक अवेलेबल नहीं है। सर, योगा एंड मेडिटेशन, सर ये हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छी रखने में हेल्प करता है। डू यू एग्री विद? Yes, I 100% agree. In fact, yoga and meditation is one of the therapy for stabilizing the heart blockages. यानी हार्ट ब्लॉकेज को स्टेबल रखने में, ताकि वो अटैक में, देखिए हार्ट अटैक अल्टीमेटली एक ब्लॉकेज का प्रकार है। हार्ट के जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो कई प्रकार से हमारे सामने आते हैं। किसी को चलने में दम लगता है और वो कहता है सर मुझे दम तो कई सालों से लग रहा है, इसे हम कहते हैं क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना। क्रॉनिक यानी पुराना, स्टेबल यानी जो स्टेबल है, एंजाइना मतलब हार्ट का पेन। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि सर मुझे 1 महीने से दिक्कत लग रही है और ये पिछले 15 दिन से बढ़ गई है, इसे हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब होता है हार्ट का पेन जो स्टेबल नहीं है, यानी अभी अभी आया है। और इसके बाद में आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में भी ग्रेड्स होते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम उसे माइनर और मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में हम उसे अनस्टेबल एंजाइना या नॉन एस्टिमुलेशन एमआई कहते हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती है, लेकिन
उन्हें एडमिशन और एंजियोग्राफी की जरूरत होती है और दवाइयों की भी जरूरत होती है। और उसके बाद में आता है मेजर हार्ट अटैक, जिसे हम कहते हैं एसटी इलेवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्टेमी। इस टाइप के पेशेंट्स को एडमिट होना कंपलसरी होता है। बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर, मैं टॉपिक से तो डाइवर्ट हो रहा हूँ, बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमें आप दवाई लिख के दे दीजिए। तो अगर पेशेंट्स को अनस्टेबल एंजाइना है, एनस्टेमी है, तो हम उन्हें एडमिशन एडवाइस करते हैं, पेशेंट नहीं मानते कई बार। लेकिन अगर स्टेमी है, मेजर हार्ट अटैक है, तो डेफिनेटली उसमें हमें उनको एडमिट होना ही है, चाहे वो कहीं पे भी एडमिट हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है तो, अगर वेल टू डू है, इंश्योरेंस है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे भी उन्हें ठीक लगता है। सर थोड़ा बाईपास रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। तो सर बाईपास कब की जाती है? देखिए, बाईपास सर्जरी हम तब एडवाइस करते हैं जब हम एक अच्छी एंजियोप्लास्टी नहीं प्रोवाइड कर सकते पेशेंट को, यानी कि पेशेंट के जो ब्लॉकेजेस है वो मल्टीपल है और ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टेंट डालना मुश्किल है, ब्लॉकेजेस बहुत कड़क हो चुके हैं, कैल्सिफाइड हो चुके हैं, बहुत लंबे ब्लॉकेजेस है, उनमें स्टेंट डालने से शॉर्ट टर्म में फिर से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या फिर पेशेंट को काफी ज्यादा ब्लीडिंग की रिस्क है, क्योंकि स्टेंट डालने के बाद में हमें ब्लड थिनर देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप के पेशेंट्स में एंजियोग्राफी का रिव्यू करने के बाद में हम उन्हें बाईपास की एडवाइस देते हैं। बाईपास से भी कोई डरने वाली जरूरत नहीं है, बाईपास इज नॉट वेरी डेंजरस सर्जरी, आजकल बहुत कॉमन हो गई है और आजकल मिनी बाईपास हो जाता है जिसमें मिनिमम इंसिजन देके बाईपास किया जाता है एंड पेशेंट उसमें भी 1 हफ्ते में चलने फिरने लग सकता है। सर आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ट्रस्ट योर डॉक्टर? बिकॉज सर कुछ लोग हार्ट में पेन हुआ या कुछ भी थोड़ा नॉर्मल भी पेन हुआ तो खुद के मन से मेडिसिन ले लेते हैं, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही डीप एंड डिबेटेबल टॉपिक है एंड इट्स वेरी सैड दैट मैनी पीपल और आवर पब्लिक दे डोंट ट्रस्ट देयर डॉक्टर्स, अपने डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं करते। खास करके अगर डॉक्टर नया है तो उन्हें विश्वास नहीं आता है कि डॉक्टर हमें सही सलाह दे रहा है कि नहीं सलाह दे रहा है। उसमें गलतियां मैं नहीं बोलूंगा किसी पब्लिक की है, उसमें सोशल मीडिया, कुछ डॉक्टर्स और सबकी गलती है। लेकिन आप जहां पे भी है आपको आपके डॉक्टर को डेफिनेटली ट्रस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी नहीं है, आप स्टेबल है, आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो चुका है, देन यू कैन टेक सेकेंड ओपिनियन फॉर कंफर्मेशन। आप उसमें ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया का हेल्प ले सकते हैं, दूसरे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बट आप जहां पे भी है प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका इमरजेंसी का सिचुएशन है, हार्ट अटैक है, आपके डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए और डॉक्टर को डिसीजन लेने के पूरे राइट दीजिए। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि पेशेंट हमें सही समय पे इलाज करने की परमिशन ही नहीं देता है और हार्ट अटैक में जो फर्स्ट आवर होता है, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, उसमें हम वो मिस कर देते हैं क्योंकि पेशेंट कहता है सर हमें टाइम चाहिए सोचने का, और हम लोग बहुत इनकेपेबल और हैंडीकैप महसूस करते हैं कि हम सामने पेशेंट होने के बाद में भी उसका इलाज नहीं कर पा रहे। तो आप जहां पे भी है प्लीज अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए और इमरजेंसी की सिचुएशन में उसे इलाज करने दीजिए। सर आप थोड़ा गोल्डन आवर के बारे में बता सकते हैं कि हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं उस आवर में? डेफिनेटली। अगर आपको चेस्ट पेन हुआ है, अगर किसी भी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है, तो सबसे बड़ा लैगिंग कहाँ होता है? सबसे बड़ा लैगिंग होता है रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स, यानी कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते कि वो हार्ट अटैक का पेन है। लेकिन अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, अगर वो पहचान पाएंगे कि हमने पहले जैसे बताया था कि हार्ट अटैक का पेन कैसा होता है, अगर आपको उस टाइप का पेन है तो आपको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है। डोंट वेस्ट टाइम टू गो वेरी फार, यू टू गो टू द वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे हार्ट की सर्विसेज अवेलेबल है, अ गुड हॉस्पिटल जहाँ पे एडमिशन हो सकता है। एंड अगर आप वहाँ पे विद इन 15-20 मिनट्स पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में आपके डोर टू बलून टाइम, यानी जब हम बलून ओपन करते हैं हार्ट के अंदर, या फिर डोर टू नीडल टाइम, यानी जब हम इंजेक्शन देते हैं, इट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स। यानी आपके हॉस्पिटल में आने के बाद में विद इन 30 मिनट्स आपका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए और आर्टरी ओपन हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 60 मिनट्स। क्योंकि जो फर्स्ट 60 मिनट्स होते हैं ना, इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। अगर आपने हार्ट की आर्टरी विद इन 60 मिनट्स ओपन कर दी तो आपके हार्ट के मसल्स को परमानेंट डैमेज नहीं होगा, या फिर काफी कम चांसेस रहेंगे उसे परमानेंट डैमेज होने की। एंड एवरी मिनट द सेल्स जो हमारे हार्ट के कोशिकाएं होती है वो डैमेज होती जाती है। इसलिए हम हार्ट अटैक में कहते हैं टाइम इज इक्वल्स टू मसल, टाइम लॉस्ट इज इक्वल्स टू मसल लॉस्ट। एक बार आपके मसल्स डैमेज हो गए, एक बार आपके हार्ट के मसल्स थिन्ड आउट हो गए, परमानेंट डैमेज हो गए, तो फिर उसके ऊपर आप कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इवन स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज विल नॉट गोइंग टू रिपेयर दैट मसल्स। सर हार्ट अटैक आने के बाद जो सीपीआर दिया जाता है, तो सीपीआर आखिर होता क्या है और इसे कैसे और कब देना चाहिए? देखिए, सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप सीपीआर पे भी एक यूट्यूब वीडियो बनाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट
बाय स्टैंडर्ड सीपीआर, एक नाम है बाय स्टैंडर्ड सीपीआर, मतलब राह चलते जो हमारे साथ में लोग हैं वो आपको सीपीआर अगर दे सकते हैं तो आप लकी, आपकी जान बच सकती है। सीपीआर का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर आपको सडनली कोलैप्स होते हुए दिख रहा है, यानी आपको लग रहा है कि वो उसका हार्ट बंद हो गया है और वो नीचे बेहोश हो गया है, तो इमीडिएटली हमने सुना होगा उसके चेस्ट के ऊपर हम मसाज देते हैं और उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक प्रॉपर मसाज अगर आप देंगे तो आप पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं, हॉस्पिटल तक, या फिर जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही तब तक आप उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो सीपीआर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, करिकुलम में होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। So do you agree that the CPR should be included in our curriculum? 100%. CPR has to be included in the curriculum, and every year it should be reinforced. We should treat the CPR right from 4th, 5th standard until I will request government to include in the curriculum until the child reach to the 12th standard. Like I will say 7 to 8 years. Every year there should be a practical on CPR, how to give CPR, what is the proper CPR. Because if we have public, every one of them knows CPR, then you can't imagine how many lives we can save. सर इतनी वैल्यूएबल और लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आज की बातचीत से शायद सर काफी लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं और अपने हार्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अ प्रेशियस टाइम एंड द एफर्ट्स यू पुट इन दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।